हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 7 स्टार पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने की। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं एसएससी जीडी 2025, जिसके अंदर लगभग 40 से भी ज्यादा शिफ्ट्स हुई थी। उसमें जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन में हमने सबसे पहले पॉलिटी के टॉपिक को उठाया है और जितने भी 40 के अंदर पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप सभी को करना क्या है, एक एक क्वेश्चन को देखना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है, आंसर अपने मन में सोचना है और उसके बाद जो भी मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बताऊंगी उसको देख के आप लोगों को देखना है कि आपका आंसर सही था या गलत। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे से ध्यान से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राधिकारी 1 वर्ष की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? यहाँ पे क्वेश्चंस हिंदी में दिए गए हैं। मेजर जो कीवर्ड्स हैं वो मैं आपको इंग्लिश में बताते हुए चलूंगी। क्षेत्रीय परिषद मतलब जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल के उपाध्यक्ष पूछे हैं, वाइस चेयरमैन पूछे हैं, ठीक है। वाइस चेयरमैन या फिर डेप्यूटी चेयरमैन आप कह सकते हैं। जोनल काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन के रूप में कौन काम करते हैं? राज्य के राज्यपाल, गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्य के डीजीपी, राज्य के मुख्यमंत्री या फिर राज्य के मुख्य सचिव। सीएम है, राज्य के गवर्नर है, डीजीपी है, फिर मुख्य सचिव है। कौन जोनल काउंसिल के वाइस चेयरमैन के रूप में कार्य करता है, बताना है आप सभी को। तो इसका जो आंसर है वो मैं बता रही हूँ। देखो, जिनको भी थोड़ा सा गैप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके फिर आंसर अपने मन में सोच सकते हैं, फिर वीडियो को शुरू कर सकते हैं। आंसर इसका आ जाएगा राज्य के मुख्यमंत्री। जोनल काउंसिल जो होती है, डिफरेंट स्टेट्स का एक ग्रुप बनाया गया है। हमारे देश में कितने स्टेट हैं? टोटल 28 स्टेट्स हैं। उनको बांटा गया है, देखो उनको किस में बांटा गया है? काउंसिल्स में डिवाइड किया गया है। एक यहाँ पे आ जाएगी नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट और सेंट्रल, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट और सेंट्रल, इन 5 काउंसिल्स के अंदर तो बांट दिया गया था हमारे देश को 1956 के एक्ट के माध्यम से। 1956 में तो क्या किया था, देश को इन 5 जोन्स में बांटा गया था। हर जोन में कुछ स्टेट्स को शामिल किया जाता है और फिर ये मिल बैठ के बात करते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट कार्य को आगे बढ़ाना है, विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है। ये 5 जो काउंसिल्स हैं, जोनल काउंसिल्स, वो तो बनी 1956 के एक्ट से। इसके बाद 1971 में एक और एक्ट लाया गया पार्लियामेंट का, नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल एक्ट। उससे कौन सी काउंसिल बनाई गई? नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल बनाई गई। तो मतलब इस वक्त टोटल कितनी काउंसिल्स हैं? टोटल कितनी काउंसिल्स हैं हमारे देश में? टोटल है 6, याद रखनी है, ठीक है। जिसमें से 5 जो जोनल काउंसिल्स हैं वो तो 1956 के एक्ट के थ्रू बनी थी। जो एक छठी काउंसिल है नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल, वो 1971 में पार्लियामेंट के डिफरेंट एक्ट से बनी है। टोटल 6 है, स्टार्टिंग में थी 5। अब ये जोनल काउंसिल है, उसके चेयरमैन कौन होते हैं? जोनल काउंसिल के चेयरमैन होते हैं हमारे होम मिनिस्टर। कौन होते हैं? होम मिनिस्टर। और यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? वाइस चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरमैन हमने देखा होम मिनिस्टर होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। वाइस चेयरमैन होते हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री। जैसे मान लो नदन जोनल काउंसिल की मीटिंग चल रही है, ठीक है, नदन जोनल काउंसिल की, इसमें कुछ कुछ स्टेट शामिल हैं। अब हर जो इसके अंदर मान लो 5 स्टेट्स आ रहे हैं, ठीक है, हर स्टेट का मुख्यमंत्री बारी बारी से, जब जोनल काउंसिल की मीटिंग होगी या बैठक होगी, उसके अंदर हर राज्य का मुख्यमंत्री बारी बारी से वाइस चेयरमैन की पदवी धारण करता है। और इसके डिफॉल्ट जो चेयरमैन रहते हैं वो कौन होते हैं? होम मिनिस्टर होते हैं। आई होप जोनल काउंसिल के बारे में आपको कुछ कुछ चीजें यहाँ पे समझ में आई हैं। ये सारी ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जोनल काउंसिल से संबंधित, याद रखना। तो बिल्कुल इस इंफॉर्मेशन को भी याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियां थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके अंदर कितनी शेड्यूल्स थे ये आपको बताना है। 15 थे, 12 थे, 10 थे या फिर 8 थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935, ये तीनों ही एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपको बहुत अच्छे से इनके प्रोविजंस क्या क्या थे ये पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जस्ट अ मिनट, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ऑप्शन नंबर सी 10। यहाँ पे क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियां थी? 10 अनुसूचियां थी। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस 1935 के एक्ट से इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कि इस एक्ट के अंदर
जो द्वैध शासन था या फिर डुअल रूल था, डुअल रूल, उसको प्रांतों से हटाकर या फिर प्रोविंसेस से हटाकर कहां पे लगा दिया गया था? सेंटर में इंपोज कर दिया गया था। सेंटर में क्या लगाया गया था? डुअल रूल इंपोज किया गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ये भी पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर जो रेजिडुअरी पावर्स थी या फिर अवशेष शक्तियां, ये किसके पास थी? तो ये आपकी थी गवर्नर जनरल के पास। उस टाइम पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे ना, तो गवर्नर जनरल के पास अवशेष शक्तियां थी। अवशेष शक्तियों में आप किसको बोलते हो? एक हमारी यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक उसके बाद हमने अभी तो क्या बनाई हुई है? कॉन्करेंट लिस्ट। इसके बाद इन तीनों लिस्ट में जो भी विषय नहीं आता तो बचे हुए विषयों को हम क्या बोलते हैं? रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स, रेजिडुअरी विषय या फिर अवशिष्ट शक्तियां। वो किसके पास थी उस टाइम पे? गवर्नर जनरल के पास थी, जो कि इस टाइम पे हमारी अवशेष शक्तियां सेंटर के पास होती है। यदि आपने पॉलिटी के कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है दो, और भी जो भी 1935 का एक्ट है उससे संबंधित चीजें हैं, आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रेस अधिनियम, इंडियन प्रेस एक्ट, जो कि भारत में प्रेस को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता था, उसे किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपको बताना है 1911, 1910, 1912, 1913। तो कब पारित किया गया था प्रेस एक्ट? तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा, प्रेस एक्ट पारित किया गया था 1910 के अंदर, इंडियन प्रेस एक्ट, जो कि भारत में प्रेस को नियंत्रित करने से संबंधित था। भारत में जो प्रेस थी ना, तो गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ क्या छापती थी? उनकी जो क्रूएलिटी थी उसके लिए अगेंस्ट चीजें छापती थी। तो इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस को नियंत्रित किया जाता था, प्रेस को कंट्रोल किया जाता था। उससे संबंधित एक एक्ट बनाया गया था प्रेस को नियंत्रित करने के लिए, इंडियन प्रेस एक्ट। वो कब पारित किया गया था? 1910 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, निजता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार? तो यहाँ पे जीवन का अधिकार, ठीक है, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका पार्ट इनमें से कौन सा राइट है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्राइवेसी या फिर राइट टू प्रॉपर्टी? अब देखो, एलिमिनेट कर सकते हो। संपत्ति का अधिकार तो अब हमारा फंडामेंटल राइट ही नहीं रह गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये आर्टिकल नंबर 19 में आता है। समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 15 में आता है। इसके अलावा यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं जीवन का अधिकार, यदि आप सभी को पता है राइट टू लाइफ, तो ये राइट टू लाइफ किसका पार्ट है? राइट टू लाइफ है आर्टिकल नंबर 21 में आता है। किसमें आता है? आर्टिकल नंबर 21। तो अब हमारा ये संपत्ति का अधिकार तो अधिकार है नहीं, ये 19 में हो गया, ये 15 में हो गया, तो बचा कौन सा? निजता का अधिकार। तो निजता के अधिकार को आर्टिकल नंबर 21 का इंटीग्रल पार्ट, आंतरिक भाग माना जाता है। ऐसा किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में? पुट्टू स्वामी केस में। पुट्टू स्वामी जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, पुट्टू स्वामी वर्डिक्ट आई थी, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो निजता का अधिकार है वो जीवन के अधिकार का ही आंतरिक भाग है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो संसद विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार में कितना बढ़ा सकती है? आर्टिकल नंबर 352 के तहत यदि नेशनल इमरजेंसी लगती है तो क्या होगा बताओ? संसद क्या कर सकती है? स्टेट में जो विधानसभाएं होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसका कार्यकाल एक बार में कितना बढ़ा सकती है? 6 महीने बढ़ा सकती है, 1 महीने बढ़ा सकती है, 1 वर्ष बढ़ा सकती है, 9 माह बढ़ा सकती है, फिर 1 माह बढ़ा सकती है। बताओ, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार यदि नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद यदि और बढ़ाना है तो आपको वापस से वही प्रोसेस दोहरानी पड़ेगी, फिर आप 1 साल के लिए बढ़ा सकते हो। फिर यदि राष्ट्रीय आपातकाल अभी भी चालू है तो आपको फिर से वो प्रोसेस दोहरानी पड़ेगी, फिर वापस से आप 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार लगा दिया तो वो चलता ही जाएगा, आपको बार बार करके उसको एक एक वर्ष करके उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इमरजेंसीज की यदि बात की जाए तो 3 टाइप की होती है, आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 360। ठीक है, 352 में आपने देख लिया, ये जो हमारे पास है नेशनल इमरजेंसी, जो किसी बाह्य कंट्री से युद्ध या फिर देश में सशस्त्र विद्रोह हो रहा है तो उस चक्कर में यहाँ उसकी वजह से लगाई जाती है। ठीक है,
आर्टिकल नंबर 356 किसी राज्य के अंदर आप कहें यदि किसी राज्य के अंदर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होता है या फिर संवैधानिक व्यवस्था वहां पे अस्त व्यस्त हो जाती है तो उस संबंध में लगाई जाती है। इसे हम क्या भी बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। इसके अलावा आती है हमारी आर्टिकल नंबर 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। देश में वित्तीय व्यवस्था यदि खराब हो जाती है तो उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 360 के तहत लगाई जा सकती है। यहाँ पे बात हो रही है राष्ट्रीय आपातकाल की। ये 3 टाइप की इमरजेंसीज भी आपको याद रखनी है। आर्टिकल नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया था? राज्य वित्त आयोग की बात हो रही है। तो 76वां संविधान संशोधन अधिनियम, 74, 73 या फिर 75? तो राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो ये गठित किया गया था, आप सभी को पता है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, जब जिसके माध्यम से हमारे पंचायती राज संस्थाओं को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को क्या दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था। जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए संविधान में एक अलग से चैप्टर ऐड किया गया, उसी के माध्यम से स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, और आप सभी को यह बताना है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में जो भी बच्चे देख रहे हैं जरूर से बताएंगे, नहीं पता तो सर्च करके बताओ, लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन इन दोनों के आर्टिकल्स कौन से हैं जिनकी स्थापना 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से की गई है, ये जरूर से बताना है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और 74वें से नगरीय निकाय, ठीक है, नगरीय निकायों की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया था? अभी मैंने आपको बताया था 1935 का जो एक्ट था उससे द्वैध शासन प्रणाली को कहां पे लगा दिया गया था? द्वैध शासन प्रणाली को केंद्र में स्थापित किया गया था। इससे पहले मैंने आपको यह बताया कि कहां से हटाकर, प्रांतों से हटाकर कहां पे लगा दिया गया? केंद्र में लगा दिया गया। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं 1919 की। हमने देखा पहले प्रांतों से हटाकर अब केंद्र में लगाया गया है, तो प्रांतों में भी तो कभी ना कभी लगाया गया होगा ना, तो प्रांतों में लगा था ये 1919 में। समझ में आया? 1919 में द्वैध शासन प्रणाली कहां पे स्थापित की गई थी? प्रांतों में स्थापित की गई थी। द्वैध शासन प्रणाली कहां पे लगाई गई थी? प्रांतों में लगाई गई थी, प्रोविंसेस में लगाई गई थी। और 1935 में कहां पे लगाई गई? केंद्र में लगाई गई। प्रांतों से हटाकर कहां पे लगा दी गई? केंद्र में स्थापित कर दी गई। तो याद रखना है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है 1919 में द्वैध शासन प्रणाली कब कहां पे प्रारंभ, किस एक्ट के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये सब क्या थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थे। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, ठीक है, इन सबको क्या बोला जाता था? भारत सरकार अधिनियम। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक निकाय और उनके नोडल मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सही है ये बताना है। क्या संघ लोक सेवा आयोग या फिर यूपीएससी ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। अंतर राज्य परिषद क्या वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है या फिर भारत के अटॉर्नी जनरल गृह मंत्रालय के अंदर आता है? कौन सा सही सुमेलित है? मतलब इनमें से 3 तो गलत है, एक सही है, तो सही वाला आपको बताना है। तो सही वाला इसके अंदर देखो है यूपीएससी किससे रिलेटेड है? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन काम करती है। जबकि अंतर राज्य परिषद ये किसके अंदर आता है? वित्त मंत्रालय के अंदर नहीं आता, किसके अंदर आता है? होम मिनिस्ट्री के अंदर, होम मिनिस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग ये जनजातीय कार्यालय मंत्रालय के अंदर नहीं आता, नाम से लगता है। ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसके अंदर आते हैं? गृह मंत्रालय के अंदर नहीं आते, ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ही बोल सकते हो, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर। समझ में आया? तो ये तीनों कौन कौन से मंत्रालयों से संबंधित हैं, इनको भी आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 84वें संशोधन से, 104वें संशोधन से, 102वें संशोधन से या 46वें संशोधन से? 102, 46, 104 या फिर 84? इसकी बात हो रही है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। बताओ किससे इसकी स्थापना की गई है एज अ संविधान के अंदर, ठीक है? तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा? संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 102, ये याद रखना है। इसके अलावा जो 84वां संविधान संशोधन है वो किससे रिलेटेड है? जनसंख्या को फ्रीज करने से संबंधित है। 84 में क्या किया गया है? लोकसभा या फिर राज्यों की विधानसभाओं में जो सीटों का एलोकेशन किया गया है, सीट एलोकेशन किया गया है, उसको 2026 तक के लिए क्या कर दिया गया है? फ्रीज कर दिया गया है। ये बात किसमें लिखी गई? 84वें संविधान संशोधन में। 104 से क्या किया गया है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की लोकसभा में जो रिजर्वेशन है, लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है, उसको क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा जो 46वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उससे तो बहुत ही सारी चीजें की गई। कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमारे वो 42वें को कहा जाता है, सॉरी 42वें को कहा जाता है। एक सेकेंड बताओ, दिमाग में 42वां रह गया, ठीक है? 42वें को क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 के तहत राज्यों में एसटी समुदायों से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या का प्राकलन करने के लिए जनगणना आयुक्त की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास, केंद्र सरकार के पास, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास या फिर राज्य सरकार के पास? तो इसका आंसर बताना है। देखो, गोवा के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों एसटी का प्रतिनिधित्व, एसटी का रिप्रेजेंटेशन कहां पे? गोवा की विधानसभा में। तो ये किसके हाथ में है? ये है केंद्र सरकार के हाथ में, ठीक है? जनगणना आयुक्त, यदि आप इसके लिए थोड़ा सा दिमाग वैसे भी लगाना चाहो ना, जनगणना आयुक्त की बात हो रही है, सेंसस सेंसस कमिश्नर, ठीक है? सेंसस कमिश्नर की बात हो रही है। और सेंसस किसका विषय है? केंद्रीय सूची का विषय है। यदि आपको इसका आंसर भी नहीं पता होता ना, तो एक तरीके से आप ये समझ के भी लगा सकते हो कि जनगणना आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी, क्योंकि जो सेंसस है वो सेंसस क्या है? केंद्रीय सूची का विषय है। तो केंद्रीय सूची का विषय होने के नाते ये पावर किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में है। तो यहाँ पे राज्य सरकार तो हट ही जाएगा। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय भी हट जाएगा, न्यायालय का काम नियुक्ति करना नहीं है। इसके अलावा केंद्रीय जनजातीय कार्यालय मंत्रालय, ये यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता था, लेकिन इसका आंसर क्या आने वाला है? केंद्र सरकार आने वाला है। जिसमें भी 50-50 की आपके पास लगता है कि 50-50 आंसर लगता है हमें, हो सकता है सही, तो उसको तो अटेम्प्ट जरूर से करना चाहिए, क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी राइट होने की ज्यादा सही होती है, ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। संसद की संयुक्त बैठक डैश के विनियमों द्वारा संचालित होती है। तो किसके विनियम चलते हैं संसद की संयुक्त बैठक में? जॉइंट सिटिंग ऑफ दी पार्लियामेंट, राज्यसभा, राष्ट्रपति द्वारा विशेष नियमावली, लोकसभा, मंत्रिमंडल द्वारा उल्लेखित विशेष नियमावली। तो संसद की संयुक्त बैठक होती है, आपको पता है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में यदि कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी भी तरीके का, तो हम क्या कहते हैं? एक दूसरे के साथ मिलके बैठ लो और बैठ के डिस्प्यूट को रिजोल्व कर लो और किसी बिल को पास कर दो। क्योंकि कोई भी बिल यदि दोनों हाउसेस से पास होके फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट के उस पर साइन हो जाता है, तो ही वो कानून बनता है। लेकिन मान लो कि लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा उस पर साइन ही नहीं कर रही, तो आगे कैसे बढ़ेगा? प्रेसिडेंट के पास कैसे जाएगा? तो ऐसे यदि डिस्प्यूट हो जाता है तो दोनों की जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। जॉइंट सिटिंग किसके नियमों के हिसाब से चलती है? आ रहे इसके अंदर दोनों लोग हैं, लेकिन नियम किसके चलेंगे? लोकसभा के चलेंगे, ठीक है? और जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता भी कौन करता है? इसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? लोकसभा के स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा ही इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें नियम भी किसके चलते हैं? लोकसभा के चलते हैं, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। संविधान
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करना है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा? तो इसका क्या आंसर आएगा बताओ। उस वक्त न्यूज में चल रहा था इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर इसका हो जाएगा ओडिशा, याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जो करंट न्यूज में चल रहे हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल सूची में कितने राज्य नीति निदेशक तत्व जोड़े गए? तो नीति निदेशक तत्वों की यदि बात की जाए तो पार्ट नंबर 4 के अंदर दिए गए हैं। पार्ट नंबर 4 में जो नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं उनमें कुछ निदेशक तत्वों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया था, ठीक है। नीति निदेशक तत्व मतलब हमारे डीपीएसपी, ठीक है। तो कितने यहाँ पे डीपीएसपी आ जाएंगे? 4 डीपीएसपी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? डी। तो कौन कौन से डीपीएसपी 42nd अमेंडमेंट से जोड़े गए थे? आर्टिकल नंबर 39F, आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज ए, ये बड़ा वाला ए है, ये स्मॉल एफ है, ठीक है, याद रखना है। 43 ए और एक लास्ट हमारा हो जाएगा आर्टिकल नंबर, ऊपर लिख देती हूँ 48 ए। इनको जोड़ा गया था किसके माध्यम से? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 39 ए की बात करो तो ये किससे रिलेटेड है? 39 एफ की बात करो तो किससे रिलेटेड है? अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड कौन सा है? आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज एफ। 39 ए किससे रिलेटेड है? फ्री और लीगल एड, फ्री लीगल एड से रिलेटेड है, फ्री लीगल एड दी जाएगी। 43 ए किससे रिलेटेड है? पार्टिसिपेशन, पार्टी, सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग बाय द वे, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। आर्टिकल नंबर 48 ए किससे रिलेटेड है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। ओके, तो ये हमारे 4 नीति निदेशक तत्व 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे, 44th से भी जोड़े गए थे, 86th से भी जोड़े गए थे। तो ये सब आपको डीपीएसपी वाला चैप्टर पढ़ते हो सब सारी चीजें याद रखनी होती। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव को संसद में स्वीकार करने के लिए लोकसभा में सदस्यों की और राज्यसभा में डैश सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। क्या लाया जाता है? महाभियोग प्रस्ताव या फिर इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन लाया जाता है। ये इम्पीचमेंट प्रोसेस किसके द्वारा निर्धारित की गई है? संसद के द्वारा निर्धारित की गई है, संविधान में नहीं लिखी गई है, ध्यान रखना। सर्वोच्च न्यायालय को हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया से, लेकिन ये महाभियोग की प्रक्रिया संसद के द्वारा निर्धारित की गई है, संविधान में एग्जैक्टली नहीं लिखी गई है, ठीक है। संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया केवल एक जन के लिए दी गई है, वो कौन है? भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। अब ये हटाने की प्रक्रिया संसद के द्वारा निर्धारित की गई। संसद ने डिसाइड किया कि लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्यों के यदि हस्ताक्षर हैं तो आप महाभियोग का प्रस्ताव न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रस्तुत कर सकते हो, ठीक है। तो और ये यदि आप संविधान की बात करें तो संविधान में आर्टिकल नंबर 124(4) और 124 क्लॉज 5, इन दोनों, ये दोनों किससे रिलेटेड है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने से संबंधित है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया किसने निर्धारित की? संसद ने निर्धारित की। आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 5 में बोला गया था कि जो क्रिया है, जो न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, कौन निर्धारित करेगा? संसद निर्धारित करेगी। तो फिर संसद ने क्या किया? ये संसद ने क्या किया? एक अधिनियम बनाया, जजेस इंक्वायरी एक्ट, जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। उसके माध्यम से क्या निर्धारित की गई है? महाभियोग की प्रक्रिया निर्धारित की गई। संसद जो भी चीज निर्धारित करती है किसके माध्यम से करती है? कानून बना के। संसद ने कानून बनाया, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, और उसके माध्यम से महाभियोग की प्रक्रिया को निर्धारित कर दिया। और इसके अंदर फिर क्या बोला गया? ऐसे ऐसे आपके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा और संसद के सदन में महाभियोग प्रस्तुत करना है तो आपको लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सदस्यों के सिग्नेचर होने जरूरी है, तभी महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। और आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 4 में बोला गया है कि उपस्थित और मतदान
करने वालों का क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। यदि इस बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाता है तो जज को क्या माना जाएगा, इम्पीच्ड माना जाएगा। तो ये क्या है, उपस्थित और मतदान करने वालों के बहुमत से इनको हटाया जा सकता है। ये आर्टिकल नंबर 124(4) में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। 1950 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो ये संख्या थी 7। 1 + 7 टोटल 8 जज थे। 26 जनवरी 1950 को जब सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ था, एस्टैब्लिश किया गया था, एस्टैब्लिश हुआ था, उस वक्त टोटल 8 जजेस थे और एक हमारे क्या थे, उसमें से चीफ जस्टिस थे। उस वक्त के चीफ जस्टिस हमारे कौन थे, एच.जे. कानिया, एच.जे. कानिया। और फिलहाल यदि चीफ जस्टिस की आप बात करो तो फर्स्ट ये हो गए, और करंट कौन है, करंट हमारे हैं जस्टिस बी.आर. गवई। ये याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? क्या राज्यपाल के पास विधायी शक्ति है, कार्यपालक शक्ति है, अनिवार्य शक्ति है, विवेकाधीन शक्तियां हैं? कौन सी शक्तियां हैं और कौन सी नहीं है, हमको नहीं वाला बताना है। 3 तो है, इनमें से एक नहीं है। तो अनिवार्य शक्तियां नाम की कोई शक्ति, इस टाइप की शक्ति कोई संविधान में वर्णित नहीं है। ऑब्लिगेटरी पावर्स नाम से कोई भी हेडिंग नहीं दी गई है। लेजिस्लेटिव पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर्स है, डिस्क्रिशनरी पावर्स है, फाइनेंशियल पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स हैं, लेकिन ऑब्लिगेटरी पावर्स करके कोई पावर्स राज्यपाल के पास नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? तो ये अधिकार जो हमारा देता है वो आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3 देता है। आर्टिकल नंबर 15 बात करता है समानता के अधिकार की। ये 5 आधारों की बात करता है, रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 आधारों पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा हमारे देश में, नागरिकों के साथ। किसके साथ, नागरिकों के साथ। इन 5 आधारों पर सार्वजनिक स्थानों को एक्सेस करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आर्टिकल नंबर 15 का ही एक एक्सेप्शन है, 15 क्लॉज 3। इसमें क्या बोला गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए क्या किया जाएगा, भेदभाव किया जा सकता है। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, मतलब इनको विशेष सुविधा देने के लिए भेदभाव किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा था रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, यहाँ पे लिखा था जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि महिलाओं को विशेष अधिकार दिए जा सकता है, तो मतलब ये तो जेंडर के आधार पर भेदभाव हो गया। लेकिन ऐसा बोला है आर्टिकल नंबर 15(3) में कि ऐसा किया जा सकता है, ये एक्सेप्शंस हैं, इसको क्या है, राज्य के द्वारा अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 21 आपको पता है क्या है, राइट टू लाइफ है। आर्टिकल नंबर 19 जो है हमारा राइट टू फ्रीडम है। और आर्टिकल नंबर 14 समानता का अधिकार है, जिसके अंदर हमारी 2 प्रकार की समानताएं आती है, 2 प्रकार की चीजें आती हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ। एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता? मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं है। ह्यूमन राइट्स का यदि वायलेशन हो रहा है तो इनमें से किसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है इन इंडिया? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो देखो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी रिस्पॉन्सिबल है, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन भी रिस्पॉन्सिबल है, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल विमेन कमीशन भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को रेखांकित करता है? आर्टिकल नंबर 41, आर्टिकल नंबर 48, 46 या फिर 42। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं, तो ये आ जाएगी हमारी आर्टिकल नंबर 42 के अंदर। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं प्लस मटर्निटी रिलीफ। मटर्निटी रिलीफ, ये बात किसके अंदर की गई है? ये बात की गई है आर्टिकल नंबर 42 के अंदर। इसके अलावा यदि आप बात करो आर्टिकल नंबर 40, यह बात की गई है आर्टिकल नंबर 42, सॉरी। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 41। 41 में दिया गया है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। राइट टू वर्क,
एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल नंबर 48 की बात करो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 46 की बात करो तो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एंड एसटी से संबंधित है। ठीक है, एससी एसटी के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना राज्य का काम होगा। ये सारे ही आर्टिकल्स किससे रिलेटेड हैं? डीपीएसपी से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि हमारा पार्ट नंबर इसमें दिया गया है, पार्ट नंबर 4 के अंदर दिए गए हैं, आर्टिकल नंबर 36 से 51 याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलो, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र, राज्य और अंतर्राज्य विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार, जिसके अंदर सेंटर और कोई स्टेट आपस में लड़ रहे हैं तो उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो किसके पास आएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा। सेंटर मतलब दिल्ली गवर्नमेंट और कोई स्टेट मतलब मान लो राजस्थान गवर्नमेंट हो गई। सेंटर एक जगह है और कोई स्टेट गवर्नमेंट, दो स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के खिलाफ लड़ रही है तो ये केस भी किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। एक तरफ सेंटर है और एक तरफ बहुत सारी स्टेट्स हैं, या फिर एक तरफ कोई स्टेट है और एक तरफ दूसरी स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये सारी केसेस किसके पास जाएंगे? ये सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास मूल क्षेत्राधिकार के अंदर जाते हैं। जैसे एक तरफ राजस्थान गवर्नमेंट है, एक तरफ पंजाब गवर्नमेंट है, एक तरफ दिल्ली गवर्नमेंट है, एक तरफ पंजाब और राजस्थान गवर्नमेंट है, एक तरफ दिल्ली गवर्नमेंट है, एक तरफ राजस्थान गवर्नमेंट है। इस तरीके के जो केंद्र और राज्य के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं या फिर किसी एक राज्य के दूसरे राज्य के बीच में डिस्प्यूट होते हैं, उसको मूल क्षेत्राधिकार के अंदर माना जाता है। वो किसके अंदर दिया गया है? आर्टिकल नंबर 131। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के पद से अवकाश त्यागपत्र और हटाए जाने का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल नंबर 101, 94, 84 या फिर 97? बताओ। 70। आर्टिकल नंबर 101, आर्टिकल नंबर 94, आर्टिकल नंबर 84 या फिर आर्टिकल नंबर 70? चलिए, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 94 के अंदर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को पद से हटाए जाने, अवकाश ग्रहण करने, त्याग पत्र किए जाने का उल्लेख है। स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को कहकर क्या दे सकते हैं? त्याग पत्र अपना दे सकते हैं। इनको पद से पहले भी हटाया जा सकता है। इनके खिलाफ हटाने का रेजोल्यूशन पेश किए जाने से पहले इनको 14 दिन की सूचना देना अनिवार्य है, या फिर ये अपने पद से अवकाश लेकर खुद भी क्या कर सकते हैं? अवकाश लेकर जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि आप बात करें आर्टिकल नंबर 101 की, तो 101 के अंदर दिया गया है वेकेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर यदि सीट वेकेंट हो रही है, सीट वैकेंसी से संबंधित है कि किस स्थिति में पार्लियामेंट की सीट को खाली समझा जाएगा, किस स्थिति में किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है जिससे कि पार्लियामेंट की सीट वेकेंट हो जाएगी। मान लो किसी व्यक्ति ने पार्लियामेंट के एक हाउस, मान लो कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा और साथ ही साथ उसने विधानसभा के किसी राज्य की विधानसभा के लिए भी चुनाव लड़ा है। अब वो विधानसभा का चुनाव भी जीत जाता है, विधानसभा की सीट भी जीत जाता है, लोकसभा के लिए सांसद की सीट भी जीत जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि वो अपनी सीट वेकेंट नहीं करता तो क्या चीज हो सकती है कि उसकी लोकसभा की सीट भी खाली मानी जा सकती है, विधानसभा की सीट भी खाली मानी जा सकती है। ऐसी स्थिति में क्या डिसीजन उसके द्वारा लिया जाता है उस पर डिपेंड करता है कि क्या लोकसभा की सीट खाली मानी जाएगी या फिर नहीं। आपको इतना डीप में नहीं जाना, केवल इतना समझना है कि पार्लियामेंट में लोकसभा या राज्यसभा की सीटें किस तरीके से वेकेंट होती हैं। ये बात आर्टिकल नंबर 101 में दी गई है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 84 आता है जो कि क्वालिफिकेशंस ऑफ एमपी की बात करता है। क्वालिफिकेशंस ऑफ एमपी, नागरिक होना चाहिए भारत का, ठीक है, भारत का नागरिक हो और 25 साल की आयु हो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, या फिर 30 साल की आयु हो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। इस तरीके की क्वालिफिकेशंस दी गई है आर्टिकल नंबर 84 के अंदर। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 70 बात करता है चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंशियल फंक्शंस इन केस ऑफ अदर कंटिजेंसीज, मतलब कि प्रेसिडेंट के फंक्शंस को कौन निर्वाह करेगा यदि किसी तरीके की कंटिजेंसी आ जाती है, किसी तरीके की आपात सिचुएशन आ जाती है, तो उसमें प्रेसिडेंट के फंक्शंस को कौन निर्वाह करेगा। ठीक है, ये चीज आप सभी को जो जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, तो उन ऑप्शंस को भी अच्छे से समझते हुए चलना है, क्योंकि जो ऑप्शंस में आ रहे हैं वो आगे जाके क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय जल विवादों के निर्णय का प्रावधान करता है? अंतरराज्यीय जल विवाद, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है? आर्टिकल नंबर 262, 215, 210, 258। तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा आर्टिकल नंबर 262। 262 किससे रिलेटेड है? अंतरराज्यीय जल विवादों के निपटारे से संबंधित है। इसके अंदर क्या प्रावधान किया गया है कि संसद निर्धारित करेगी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में जो जल विवाद है उनका निपटारा कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए संसद ने आर्टिकल नंबर 262 के अंदर 2 एक्ट पास किए। कौन कौन से एक्ट? एक तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, वाटर डिस्प्यूट एक्ट, ये कब बनाया गया? 1956 में। दूसरा एक्ट था रिवर बोर्ड एक्ट, रिवर बोर्ड एक्ट ऑफ 1956। तो 2 एक्ट पास किए गए संसद के द्वारा, जिसके द्वारा अंतरराज्यीय जल विवादों का निपटारा किया जाता है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 215 की यदि बात करें तो ये क्या है? हाई कोर्ट को बताता है कि हाई कोर्ट क्या होगा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? इसके निर्णय भविष्य के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। यदि हाई कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया है तो आगे जाकर सभी जो अधीनस्थ न्यायालय है उन पर ये वर्डिक्ट मान्य होगा। जो अधीनस्थ न्यायालय है उनको इस वर्डिक्ट को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजंस आगे सुनाने हैं। यह वर्डिक्ट को सेफ रखा जाएगा, सिक्योर रखा जाएगा। इसके अलावा जो हाई कोर्ट है उसके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर है, मतलब कि वो अपने खिलाफ होने वाली बातों के लिए क्या कर सकता है? अपने खिलाफ बोले जाने के संबंध में किसी को दंडित कर सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकता है। इसी को ही क्या बोला जाता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की पावर बोला जाता है, जो कि आर्टिकल नंबर 215 में आती है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 210 की यदि बात करें, मिनट, आई थिंक वॉइस का कोई इशू तो नहीं है ना? आई थिंक इट्स ऑल राइट। ठीक है, तो हम कहाँ थे? आर्टिकल नंबर 215 क्या दिया गया है? हाई कोर्ट विल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के 2 मतलब हमने पढ़ लिए कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है? एक तो डिसीजंस को, वर्डिक्ट को सब पे सेम अप्लाई किया जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा। एक हाई कोर्ट के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर भी होगी। आर्टिकल नंबर 210 की बात करें तो 210 लैंग्वेज इन स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात करता है कि राज्य की विधानसभाओं में, विधान परिषद में किस तरीके की लैंग्वेज यूज की जाएगी, कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी। लैंग्वेज इन स्टेट लेजिस्लेचर्स। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 258 किसकी बात करता है? पावर ऑफ द यूनियन, पावर ऑफ यूनियन, power of the union to confer, power of union to confer duties to state, ठीक है? confer some duties to state। इसको समझो कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो उसकी जो पावर है उसके अंदर एक चीज ये भी आती है कि वो अपनी जो चीजें हैं, अपना जो काम है, वो किसको कन्फर कर सकता है, किसको दे सकता है? स्टेट को सौंप सकता है। कुछ कुछ सिचुएशंस में ये काम किसके द्वारा किया जाता है? सेंटर में प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? जो काम एग्जीक्यूटिव रूप से केंद्र को करना चाहिए था, सेंटर को करना चाहिए था, वो काम किसको सौंपा जा सकता है? स्टेट्स को सौंपा जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को सौंपा जा सकता है, राज्यों की सरकार को सौंपा जा सकता है। ये बात किसमें लिखी गई है? आर्टिकल नंबर 258 के अंदर लिखी गई है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायोचित एवं मानवीय कार्य स्थितियों तथा मातृत्व राहत के प्रावधान पर बल देता है? देखो, पहले इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद न्यायोचित और मानवीय कार्य स्थितियों पर बल देता है। तो हमने देखा था कि आर्टिकल नंबर 42। अब यहाँ पे इसको पूरा दे दिया गया है, मानवीय कार्य स्थितियों के साथ साथ मातृत्व सहायता भी दे दी गई है। तो ये आर्टिकल नंबर 42 आ जाएगा। जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, दोनों किसमें आ जाएंगे? आर्टिकल नंबर 42 के अंदर आ जाएंगे। आर्टिकल नंबर 39 सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय स्टेट्स, जिसके अंदर 5-6 चीजें दी गई हैं। आर्टिकल नंबर 44 यूसीसी की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। आर्टिकल नंबर 47 की यदि बात करें तो पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात करता है। किसकी बात करता है? पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात करता है। आर्टिकल नंबर 42 हमने देख लिया। आर्टिकल नंबर 39 के अंतर्गत अंदर क्या आता है? सम प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय स्टेट। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, आपको एग्जैक्ट डिटेल में समझाने लगूंगी तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को विशिष्ट परिस्थितियों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? कुछ परिस्थितियों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता, तो ये चीज हम देख चुके हैं पहले भी। राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, तो ये आर्टिकल नंबर 41 इसकी बात करता है। आर्टिकल नंबर 45 के अंदर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात की गई है, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर की बात करता है। आर्टिकल नंबर 47 पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात करता है। बार बार कुछ कुछ आर्टिकल्स रिपीट हो रहे हैं, इनको तो बहुत ही अच्छे तरीके से बाय हार्ट याद कर लेना है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो ये है 11, 15, 10 या फिर 12। 42वें संविधान संशोधन से कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, आप सभी को बताना है, बताओ। देखो 42वां संविधान संशोधन मैंने आपको पहले ही बताया, इसको क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसके द्वारा संविधान के अंदर कितने 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों की यदि बात करें तो क्या है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। 1976 तक हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन उसके बाद 10 मौलिक कर्तव्य 1976 में 42वें संविधान संशोधन से शामिल कर लिए गए। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी, उसने कितने कर्तव्य बताए थे? 8 बताए थे। इनमें से कुछ को गवर्नमेंट ने ड्रॉप कर दिया और कुछ इसके अंदर ऐड करके टोटल 10 कर्तव्य शामिल किए गए। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 से एक मौलिक कर्तव्य और ऐड किया गया, तो टोटल कितने हो गए? 11 मौलिक कर्तव्य इस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, इसको याद रखना है। फिलहाल 11 है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन से कितने शामिल किए गए थे? तो 10 शामिल किए गए थे, 11 नहीं किए गए थे। 11वां तो कब ऐड किया गया? 2002 में ऐड किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्यपालक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्यपालक राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, अध्यक्ष को या उप मुख्यमंत्री को। राज्य का वास्तविक कार्यपालक हम क्या है? इसको बोल सकते हैं डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट। देखो दो तरीके के हेड होते हैं, एक तो नॉमिनल होते हैं, एक रियल होते हैं। नॉमिनल जिसके पास नाम मात्र की पावर होती है, रियल जिसके पास वास्तविक शक्ति होती है। डी ज्योर जिसके पास नाम मात्र की पावर्स होती है, डी फैक्टो जिसके पास वास्तविक शक्तियां होती है। बात हो रही है यहाँ पे स्टेट्स की, तो स्टेट में वास्तविक पावर किसके पास होती है? आपको पता है, सीएम के पास होती है। ठीक है, सीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वास्तविक पावर रखते हैं। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होते हैं, डी फैक्टो हेड होते हैं स्टेट के। और यदि राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल क्या होते हैं? डी ज्योर एग्जीक्यूटिव होते हैं, डी ज्योर एग्जीक्यूटिव। इनके पास क्या होती है? नाम मात्र की शक्तियां होती है, इसलिए इनको क्या भी बोला जाता है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट भी बोला जाता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये हमारे राज्यपाल और मुख्यमंत्री की बात हो गई। अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री यहाँ इररिलेवेंट है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में मंत्री परिषद मुख्य रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होती है? किसी राज्य में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, बताओ। सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है, इंडिविजुअल नहीं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य में मंत्री परिषद की किसके प्रति होती है? विधानसभा के प्रति, राज्यपाल के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति या राष्ट्रपति के प्रति? तो किसी राज्य में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी मंत्री परिषद की राज्य की विधानसभा के प्रति होती है, क्योंकि विधानसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर मंत्री परिषद को क्या किया जा सकता है? उनके पद से हटाया जा सकता है। यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो मंत्री परिषद को क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा, यदि वो अपना कॉन्फिडेंस जाहिर नहीं कर पाती है, अपना कॉन्फिडेंस साबित नहीं कर पाती है सदन के पटल के ऊपर। ठीक है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति हो गया? राज्य की विधानसभा के प्रति, क्योंकि सामूहिक रूप से इनको हटाया जा सकता है राज्य की विधानसभा के द्वारा। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक मंत्री
किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राज्यपाल के प्रति। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसके प्रति हो गई? विधानसभा के प्रति। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति हो गई? राज्यपाल के प्रति। ठीक है, राज्यपाल या फिर इसको क्या बोल सकते हो? गवर्नर। क्योंकि गवर्नर क्या कर सकता है? किसी भी एक मंत्री को मुख्यमंत्री के कहने पर उसके पद से हटा सकता है। तो जितने भी मंत्री है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के निर्वाचन आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? भारत के निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसमें इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का टेन्योर कितना है? अधिकतम कार्यकाल कितना हो सकता है? आप लोगों को बताना है। क्या 8 ईयर्स होता है, 5 ईयर्स होता है, 6 ईयर्स होता है, 3 ईयर्स होता है? बताओ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करते हैं, आंसर लगा देते हैं 5 ईयर्स, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनका टेन्योर दिया गया है, कितना दिया गया है? 6 ईयर्स टेन्योर दिया गया है भारत के निर्वाचन आयुक्त का। आपको जो कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनके लिए आर्टिकल कौन सा दिया गया है, भारतीय निर्वाचन आयोग के लिए संविधान में कौन सा आर्टिकल है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी डैश को कानूनी सलाह प्रदान करते हैं? राज्य के राज्यपाल को, राज्य के मुख्यमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर संघ सरकार को? तो जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी को क्या बोलते हैं? अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो किसमें दिए गए हैं? आर्टिकल नंबर 76 में दिए गए हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। के द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? अटर्नी जनरल का मतलब क्या होता है? सुप्रीम लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री। तो ये देश के क्या है? मुख्य विधि अधिकारी हैं, और ये संघ सरकार को क्या करते हैं? संघ सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करते हैं। केंद्रीय सरकार के जो कानूनी सलाहकार होते हैं सुप्रीम, वो कौन होते हैं? महान्यायवादी। तो गवर्नमेंट को कोर्ट्स के अंदर रिप्रेजेंट करना ये किसका काम होता है? महान्यायवादी का, अटर्नी जनरल का काम होता है। अटर्नी जनरल जैसे केंद्र में होते हैं, वैसे ही ये तो क्या है? हमारे केंद्र में होते हैं। अटर्नी जनरल क्या होते हैं? केंद्र में होते हैं। इसी तरीके से राज्यों में कौन आता है? राज्य में आते हैं हमारे एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जो कि राज्य सरकार को कानूनी सलाह देते हैं। राज्य सरकार के विधि अधिकारी होते हैं, राज्य सरकार को कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक या फिर काम अच्छे से चल सके राज्य सरकार का, उसके लिए नियम कौन डिसाइड करता है? राज्य के मुख्यमंत्री डिसाइड करते हैं, राज्य के महाधिवक्ता डिसाइड करते हैं, राज्य के मुख्य सचिव डिसाइड करते हैं, या फिर राज्य के राज्यपाल डिसाइड करते हैं? बताओ। चलो, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राज्य के राज्यपाल राज्य सरकार के व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या करते हैं? नियमों का क्या करते हैं? आवंटन करते हैं। ये काम किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। केंद्र में यही काम केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, याद रखना है। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुआ है, एटलीस्ट 2 सेशन और लगेंगे, जिनके माध्यम से हम क्या करेंगे? इस सेशन को, पॉलिटी के सेशन को कंप्लीट करने का काम करेंगे। फिर उसके बाद एक भी पॉलिटी की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कोई और सब्जेक्ट जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, एसएससी जीडी की जो 2025 के जो 40 से भी ज्यादा शिफ्ट हुई थी, उसके अंदर जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस को एक साथ लाकर डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में इतना ही है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना है। जो भी तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम की, स्पेशली एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सीरीज काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जीके जीएस के सारे क्वेश्चंस आपको एक जगह मिल रहे हैं, एक जगह सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो जरूर से इस क्लास को बहुत अच्छे से देखना है, और जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर से शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो ये 1-2 काम आप लोग करिए और सेशन के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।